चैनल केडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम परसेंटेज के चैप्टर्स में आपको पिछले लेक्चर्स में यानी कि लगभग 5 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको लगभग 52 तरह के क्वेश्चंस को मैंने कवर करा दिया है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ नए क्वेश्चंस को, नए टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको लगभग आज 14 टाइप के क्वेश्चंस को कवर कराने वाला हूं। और वो क्वेश्चंस केवल मैं 4 टाइप के क्वेश्चंस पे ही आपको मैं 14 टाइप के क्वेश्चंस को आज कवर कराने वाला हूं। और आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। प्लीज दोस्तों, आप बीच में छोड़ करके मत जाइएगा क्लास को, क्योंकि आज अच्छे क्वेश्चंस और लगभग हर वैरायटी के क्वेश्चंस को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, हम बिना टाइम व्यर्थ किए हुए अपने टॉपिक्स की ओर आने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का घंटा बजाना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, जिसमें क्वेश्चन एक दे रखा है कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए यानी उत्तीर्ण हुए। इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने अगर आता है तो आपको जो सबसे सिंपल मेथड होता है, कंसेप्चुअल जो मेथड होता है, वो वेन डायग्राम मेथड होता है। यानी आपको जो फॉलो करना है वो वेन डायग्राम मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम वेन डायग्राम में कैसे इस क्वेश्चन को एडजस्ट करते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है एक वेन डायग्राम के थ्रू मैंने इसके कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। यानी कि कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप सबसे पहले इस टाइप के वेन डायग्राम को ड्रा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कैसे हम इस चीज को समझना है। इस बात को देखिए, यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि यह जो सर्किल है ना, पहले तो एक बड़ा सा आयत है। तो जो ये आयत है वह किसी भी चीज का 100% को शो करता है। यानी कि जो कंप्लीट जो आयत दिख रहा है यह किसी भी क्वेश्चन में 100% की एफिशिएंसी को शो करता है। यानी कि टोटल जो सम होगा इसके अंदर का वो 100 के इक्वल हो जाता है। अब बात करते हैं, तो ये जो सर्किल है, ध्यान देंगे, सर्किल, ये सर्किल कोई भी क्वांटिटी यानी दो लोगों के बीच कंपेयर करना होगा तो फर्स्ट का ये सर्किल है, और ये जो बी दिख रहा है ये सेकेंड का सर्किल है, और इस बीच में ए और बी के बीच कॉमन, यानी कि ए और बी दोनों के बीच में वो घटनाएं हो रही होंगी, दोनों के लिए वो चीजें कॉमन होंगी। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब एक चीज ध्यान देंगे कि ए और बी को मैंने क्रॉस किया, यानी कि वह ए भी नहीं फॉलो करता होगा और उस चीज को बी भी फॉलो नहीं करता होगा। तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है इसमें आपको यही ध्यान रखना है। और इतना जो रीजन मैंने दिया है आपको, यहां से और इस रीजन को छोड़ दो, बीच वाले रीजन को यहां से कैंसिल कर दो, तो यहां से और इस रीजन तक, यानी कि अगर इसको हम ढक दें तो इधर का रीजन में केवल ए लाई करता है, यानी कि ए बिलोंग्स करता है, और अगर इधर हम ढक दें तो इधर के लाइन में केवल बी बिलोंग करता है। यानी कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो ए सर्किल प्लस ए और बी के बीच जो कांस्टेंट रीजन मिल रहा है वो, और बी को सम करके और प्लस ए और बी क्रॉस को सम करके 100% के बराबर हमको एक इक्वेशन जनरेट करना होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है इन्होंने कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। तो मैंने अंग्रेजी में टोटल, अंग्रेजी में भाई ये पूरा सर्किल है, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी में पूरा ये सर्किल है तो इसलिए इसके ऊपर 65% लिख दिया। ये 65% विद्यार्थी क्या करते हैं, अंग्रेजी में पास होते हैं कोई भी परीक्षा है। उसके बाद कह रहा है कि 75% विद्यार्थी मैथ यानी गणित में पास होते हैं।
ठीक है। तो मैथ के ऊपर मैथ का लिख दिया, इंग्लिश के ऊपर इंग्लिश लिख दिया कि 65% इंग्लिश के विद्यार्थी पास होते हैं, इंग्लिश में विद्यार्थी पास होते हैं, और मैथ में 75% विद्यार्थी पास होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में फिर नीचे क्या दे रखा है कि यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण मतलब कि अंग्रेजी में भी और मैथ में भी, दोनों विषय मतलब दोनों में फेल हो गए, इंग्लिश में भी फेल हुआ और मैथ में भी फेल हुआ, तो इन दोनों सर्किल के बाहर का ये जो पूरा रीजन दिख रहा है ना, यानी इस सर्किल को और इस सर्किल को जो रीजन कवर किया है उसको अगर सब छोड़ दे तो जो इस रेक्टेंगल में रीजन बच रहा है वो E क्रॉस M क्रॉस, यानी कि मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए विद्यार्थियों की जो संख्या है वह 10% है, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको वेन डायग्राम में जो जो चीजें दी गई थी, तो इसके कंसेप्चुअल मैंने उन चीजों को यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। आसान क्वेश्चन है, तो आप मान लेंगे कि दोनों विषयों में पास, तो यही रीजन है दोनों विषयों के लिए, तो इन दोनों विषयों के लिए यह कॉमन रीजन है, तो मान लेंगे कि दोनों विषयों में X% स्टूडेंट क्या हुए पास, यही पूछ रहा है। तो इसमें क्या करें कि दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की जो प्रतिशत संख्या है वो X है, यानी X% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो भाई देखो यहाँ पे इंग्लिश में टोटल 65%, तो ये टोटल 65% इस सर्किल में, लेकिन उस सर्किल में X यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, तो इंग्लिश में केवल कितने पास हुए ये सोचो, तो पूरा 65% पास हुए हैं, लेकिन इन दोनों में X%, तो यहाँ पे इंग्लिश में जो पास हुए, केवल इंग्लिश में, सब ध्यान देना है, केवल इंग्लिश में जो पास हुए विद्यार्थी हैं वो 65 माइनस X हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल तो 65, इंग्लिश में टोटल 65% पास, लेकिन मैथ वाले भी उसमें शामिल है, इसलिए मैथ वालों को अगर निकाल दें एक्स जो कॉमन उसको निकाल, तो केवल इंग्लिश में 65 माइनस X स्टूडेंट, X% स्टूडेंट पास हुए। ऐसे ही मैथ में 75% पास है, तो उसमें X% तो कॉमन है, तो केवल मैथ में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो 75 माइनस X% विद्यार्थी पास हुए। अब देखो क्या करना है, ये देखो इस सर्किल का इतना रीजन, इस सर्किल का इतना रीजन, और ये बीच का जो कॉमन है, इन तीनों को जोड़कर और अगर 10% को जोड़ देंगे तो 100%, यानी इस पूरे सर्किल के लिए, इस पूरे आयत के लिए हमको मिल जाएगा एक इक्वेशन। तो हम करने चल रहे हैं क्या, 65 माइनस X, यानी कि केवल अंग्रेजी में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, फिर दोनों में कितने परसेंट पास हुए हैं, तो X जोड़ लेते हैं, और फिर केवल मैथ में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं, तो 75 माइनस X, और प्लस दोनों में नहीं पास हुए, तो भाई ये तो सर्किल के पूरे रीजन्स को मैंने यहां तक तो एक्सप्लेन कर दिया। अब ये पूरे बाहर न पास होने वाला विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 10। अब ये बताइए कि इस जितनी भी घटनाएं हुई है इस रेक्टेंगल आयत में हुआ है ना, तो इस पूरे आयत की वैल्यू कितनी है, 100% के बराबर। यहाँ पे परसेंटेज कहीं नहीं लिखते हैं, क्योंकि दोनों साइड से परसेंटेज क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम X की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम बता देंगे कि इंग्लिश और मैथ दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या कितनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, तो सीधा मैं जोड़ते चल रहा हूं, 65 75 130 10 140। अब यहाँ X से X को करो कैंसिल, और माइनस X इज इक्वल 100, यहाँ से X को इधर करो, तो 140 माइनस 100 बराबर X, यानी X बराबर 40%, यानी जो X है वो 40% विद्यार्थियों को क्या करता है, यानी कि 40% विद्यार्थी मैथ और इंग्लिश दोनों विषयों में एक साथ पास होते हैं। दोस्तों आपको तो मैंने इस लॉन्ग मेथड से, बेसिक मेथड से बताया, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल आप इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, तो आपको अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप मात्र और मात्र 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप एक कॉमन सेंस लगाइए, एक छोटा सा सेंस लगाइए कि भाई एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। तो ये बताओ, यहां से देखो 65 और 75,
तो इसको जोड़ लिया, फिर इस वाले सर्किल को जोड़ लिया और प्लस, तो ये दोनों सर्किल का तो ले लिए हो तुम, और प्लस 10% कर दो। इन टोटल को जोड़ लो, इस टोटल को जोड़ोगे तो आएगा 165 और 75, 65 दूनी 130, 10 140 और 10 150। यहाँ पे शायद मिस्टेकिंग कुछ, यहाँ पे भी 150 होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे भी 150 होगा, जोड़ेंगे तो 165 दूनी 130, 10 140 150, तो यहाँ पे 50% आएगा, यहाँ पे आपको कितना आएगा 50%, तो इसको भी जोड़ोगे तो 150। अब ये बताओ कि तुमने जोड़ा इंग्लिश के 65% को, मैथ के 75% को और 10% को, तो भाई इसकी तो टोटल वैल्यू बस 100 ही है ना। इसकी जो आयत की टोटल वैल्यू है 100% है और ये जा रहा है 150%, तो भाई बढ़ा कहाँ पे है, सोचिए जरा। जब इसकी 100 से ऊपर वैल्यू जा ही नहीं सकती तो यह बढ़ा कहाँ से है 50%, तो 150 माइनस 100 बराबर 50%, यानी बढ़ा कहां से है, तो बढ़ा यही होगा कि इसको हम 2 बार काउंटिंग कर ले रहे हैं, यानी कि ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन जो दिख रहा है ना, यही वाला रीजन 50% इसको एक्स्ट्रा ऊपर ले जा रहा है, मतलब 100 है पूरा, तो ये 50% किसका है, मैथ और इंग्लिश दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का ये परसेंटेज है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आपको बीच का नहीं निकालने का मन कर रहा है तो आप इन तीनों को, इसको जोड़ो और 10% जो दोनों में फेल हुए है, इन तीनों को जोड़ करके और तुम काउंट करो कितना हो रहा है, वो 150 हुआ तो 100 से कितना ऊपर गया, तो 50 ऊपर गया। इसका मतलब कि जो बीच में कॉमन, यानी कि इंग्लिश और मैथ में जो कॉमन स्टूडेंट्स है वही उसके परसेंटेज को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि वही 50% उन दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। अब दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है इसको मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। देखो इसके क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर पूछ सकता है, जैसे मान लो कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे उत्तीर्ण के जगह पे आपको अनुत्तीर्ण दे सकता है और सारा क्वेश्चन नीचे जो है वो सेम हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को ही अगर यहाँ पे उत्तीर्ण को मैंने अनुत्तीर्ण कर दिया, एक समय के लिए सोच लो, मान लो कि मैंने दोनों विषयों के लिए अनुत्तीर्ण कर दिया, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण जब भी करेंगे तो जो ई है ना उसको ई डैश मान लो, ई को क्या मान लोगे, ई डैश मान लो। तो ये बताओ 65% अगर अनुत्तीर्ण हुआ, जरा सोचो 65% अगर अनुत्तीर्ण हुआ तो उत्तीर्ण कितना हुआ, तो 35%। ऐसे ही अगर गणित में 75% अनुत्तीर्ण हुए तो मान लो कि एम डैश लिख दो, अनुत्तीर्ण को डैश से प्रेजेंट करते हैं, उत्तीर्ण को मतलब बिना डैश के। तो यहाँ पे मान लो कि 75% क्या किया, मैथ में अनुत्तीर्ण कर दिया, तो उत्तीर्ण कितने हुए भाई, तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन बन गया। यानी कि अगर दोनों अनुत्तीर्ण दे दे या कोई एक अनुत्तीर्ण एक उत्तीर्ण दे दे तो आपको लास्ट में उत्तीर्ण दोनों का निकालना है, ये तो दिमाग में आप बैठा करके चलेंगे। अगर दोनों उत्तीर्ण दे दिया तब अगर दोनों अनुत्तीर्ण दे दिया तो उससे उत्तीर्ण निकाल लो। अगर कोई एक अनुत्तीर्ण दे दिया, एक को उत्तीर्ण दे दिया, तो दोनों के लिए हमको उत्तीर्ण निकालना यानी पासिंग निकालना जरूरी होता है। जब आप दोनों के लिए पासिंग निकाल लेंगे तब जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट यूज प्रीवियस मेथड कर सकते हैं। दोस्तों इस पर जो क्वेश्चन बन सकता है मैंने बता दिया, एक टाइप को तो बता ही दिया, आपको दोनों में कहा देगा कि अनुत्तीर्ण हो गए। ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 75% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। तो ऐसे करके आपको 6-8 टाइप के क्वेश्चन, टोटल मिला करके 8 टाइप के क्वेश्चंस आपको इस पर घुमा करके पूछ सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, आपको बस इसी वेन डायग्राम को ध्यान देना है। इस वेन डायग्राम में आप देखेंगे 4 बातों पर जोर दिया जा रहा है। एक तो केवल ए, एक केवल बी, और ए और बी दोनों, और ए और बी
दोनों नहीं। इन 4 बातों में से अगर कोई 3 बात आप निकाल ले जाते हैं, 3 बातें अगर दी गई हैं, तो आपको चौथा बात इक्वेशन के द्वारा सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जो भी मेथड्स यूज करना है, बस इस वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझना है कि ए बी बोथ, ए बी नॉट बोथ, यानी कि कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आपको जो भी क्वेश्चंस चाहे कहीं से भी वो घुमा करके पूछेगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट जो फॉलो करते हैं वो यही करते हैं। बस अगर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का कॉन्सेप्ट आता है, तो अगर अनुत्तीर्ण भी दिया है तब भी हम उसके लिए उत्तीर्ण निकाल लेंगे। कैसे? तो जितना अनुत्तीर्ण परसेंट दिया रहेगा उसको 100 में से घटा करके उसको उत्तीर्ण प्रतिशत निकाल लेंगे। अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो आपको उत्तीर्ण जैसे ही पता चल गया दोनों के लिए, तो आप यूज प्रीवियस मेथड का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको इस एक टाइप के क्वेश्चन पे 8 टाइप के आने वाले क्वेश्चंस के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया। आप इस कॉन्सेप्ट को अगर मेरे समझते हैं तो आपको मेरी गारंटी है कि कहीं भी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगा। बस मेरे वेन डायग्राम को अच्छे से समझ करके और 100% में एक इक्वेशन आपको इन चारों को जोड़ करके बनाना है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजिली कर ले जाएंगे। तो दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, टाइप 2, जिसमें मैं टाइप 2 पर 2 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों जो टाइप 2 क्वेश्चन है मेरा, इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। यह जो है जनसंख्या से रिलेटेड है, किसी स्थान की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, इस कॉन्सेप्ट पे है। इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं, लिख रहा है कि किसी स्थान की जनसंख्या 6000 थी, यानी कि किसी समय 6000 थी, और इसमें प्रतिवर्ष 20% की दर से वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए उस स्थान की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। यहाँ पे कुछ छूट रहा है सर, किसी स्थान की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व, सॉरी इस क्वेश्चन में कुछ चीजें छूट रही थी। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, किसी स्थान की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व 60,000 थी और इसमें प्रतिवर्ष 20% की दर से वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए कि उस स्थान की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। क्वेश्चन ऐसे पूछता है। इसका मैं सबसे पहले आपको बेसिक मेथड बता रहा हूं। दोस्तों देखिए इसका बेसिक मेथड क्या है। आपको करना क्या है कि बॉक्स बनाइए और लिखिए 2 वर्ष पूर्व, फिर बॉक्स बनाइए, एक वर्ष पूर्व, और एक नया बॉक्स बनाएंगे और वर्तमान, यानी कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी है, तो आप यहाँ पे बॉक्स के अकॉर्डिंग लिख लीजिए 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या है वो 60,000 जनसंख्या किसी स्थान की थी। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें प्रतिवर्ष 20% की दर से वृद्धि होती है। तो भाई अगर 20% की दर से इसमें वृद्धि हो रही है तो आप सिंपल सोचिए कि 60% है ना, तो 60% का 20% इंक्रीज करो, मतलब 60,000 का 20% इंक्रीज करोगे तो 60% प्लस इसका 20% तो हो जाएगा 120/100। क्यों? क्योंकि 60,000 तो कॉमन हो गया। 60,000 क्या कैसे लिखते हैं आप, 60,000 प्लस 60,000 का 20%, तो 60,000 को जब कॉमन कर लेते तो आप जोड़ते 100 प्लस 20 120/100, तो आपको ऐसा मिलता। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 2 2 0 यहां से कैंसिल हो गया, मिला क्या 12 छक्के 72, 1 2 3 3 0 लिख लो, 72,000 उसकी जनसंख्या हो गई। ठीक है। अब क्या होता है कि फिर अगले वर्ष 20% की और जनसंख्या बढ़ गई। तो जब 20% की जनसंख्या बढ़ी तो 72,000 का देखना है आपको, तो 72,000 का 120% तो हो जाएगा, यहां भी मल्टीप्लाई करते हैं, 12 दूनी
24 और 12 7 84 2 86, यानी कि 72,000 है। तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेते हैं तो हो जाएगा आपका, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं तो हो जाएगी जनसंख्या 84,400 जनसंख्या उसकी हो गई। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है क्या करना है कि 60,000 जब जनसंख्या थी तो 20% जब बढ़ा तो 60,000 का 20% मतलब हो गया 12,000, तो 72,000 जनसंख्या होगी। फिर 20% अगले वर्ष बढ़ रहा है तो एक वर्ष पूरी जनसंख्या कितनी हो गई, ये तो एक वर्ष पूरी जनसंख्या हो गई। फिर वर्तमान जनसंख्या 84,400 हो गई। इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो बेसिक मेथड है, आप कुछ नहीं करेंगे। आप 60,000 जनसंख्या थी उसका 20% बढ़ा दिए तो 72,000 मिल गया। 72,000 का 20% बढ़ा दिए तो एक, तो आपको वर्तमान जनसंख्या मिल गई। यानी कि ये जो है वो एक वर्ष पूर्व की जनसंख्या है और फिर ये वर्तमान जनसंख्या है। इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ही सिंपल है। आपको डायरेक्ट मैं फार्मूला बता रहा हूं कि टी वर्ष बाद जनसंख्या, यानी कि अगर कोई भी आपको टी वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज करेंगे, P1 + R/100T। आप शायद जो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े होंगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फार्मूला होता है मैंने वही लिखा है। यहाँ पे R रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और P जो है वो उतने वर्ष पूर्व, टी वर्ष पूर्व उस स्थान की जनसंख्या को शो कर रहा है और T टाइम यानी कि 2 वर्ष पूर्व अगर यहाँ का रहा है तो 2 वर्ष पूर्व के लिए आप जनसंख्या को कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर 2 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का है, पूर्व कोई भी कहे, बस अगर रेट सेम रेट से बढ़ रहा है, अगर जनसंख्या सेम रेट से बढ़ रहा है तब यहाँ पे टी के जगह पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि उस स्थान की जनसंख्या एक समान दर से बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो उस कंसेप्ट पे आप इस फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर किसी वर्ष जनसंख्या 20% बढ़ रही है, कभी 10% बढ़ रही है, कभी 5% घट रही है, इस पर कंसेप्ट की अप्लाई नहीं होता। टी वर्ष बाद किसी भी स्थान की जनसंख्या अगर एक समान दर से बढ़ रही है तो आपको सीधा सीधा फार्मूले में इसको यूज करना है और आपका हो जाएगा पी के लिए, पी की वैल्यू कितनी है तो यहाँ पे पी की वैल्यू 60,000 है, ओके। और 1 + R की वैल्यू देखेंगे 20% की दर से बढ़ रहा है बटे 100 और टाइम 2, तो देखेंगे आप कि 60,000 और यहाँ पे 20 25 100 5 1 6/5 का स्क्वायर यानी कि 60,000 गुणे 36/25। यहाँ पे देखेंगे डिवाइड करो तो हो जाएगा 25 दूनी 50 10 25 चौके 100 24 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना ही प्राप्त होगा। यानी उस स्थान की जो वर्तमान जनसंख्या है टी वर्ष बाद, मतलब टी का मतलब यहाँ पे 2 वर्ष बाद जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी उस स्थान की वो 86,400 हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट अगर फार्मूले का यूज करते हैं तो आपको अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो आप आसानी से इस मेथड से कर सकते हैं। वो टी वर्ष कुछ भी हो सकता है, 1 2 या कोई भी वर्ष हो सकता है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन पर मैं आपको टाइप 2 वाले क्वेश्चन पर ही मैं एक हिंट दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करा सकता। इसमें करना क्या होता है, देखो क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है। जैसे कि किसी वस्तु का 2 वर्ष पूर्व, मान लो कि कोई व्यक्ति है, किसी मशीन को यहीं पे सेट कर लो। मान लो कि कोई व्यक्ति है, दुकानदार है और वह किसी मशीन को 60,000 रुपए में 2 वर्ष पूर्व खरीदा था और उस वस्तु में 20% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब घाटा, यानी कि हर वर्ष उसको जो 60,000 रुपए का मशीन खरीदा था 2 वर्ष पूर्व, तो उसके मूल्य में हर वर्ष 20% का क्या होता है, अवमूल्यन होता है, यानी घाटा होता है। तो उस समय पूछेगा कि अब वर्तमान में उस मशीन का मूल्य क्या होगा। यानी कि 60,000 रुपए का जब मशीन खरीदा था तो उस समय उसका क्रय मूल्य 60,000 था, लेकिन उसका हर वर्ष 20% क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है उस मशीन के मूल्य में। तो जब 20% का अवमूल्यन हो रहा है उस वस्तु के मूल्य में, तो हम उस अवमूल्यन का, यानी कि टी वर्ष बाद वस्तु का मूल्य
और एक हिंट ले लेंगे अवमूल्यन के बाद, यानी कि टी वर्ष बाद अगर किसी वस्तु का मूल्य अवमूल्यन हो रहा है समान दर से, तो उसके लिए भी फार्मूला यही होता है। बस आपको करना क्या होता है, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस रख देना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको आसानी से कर देना है। टी की जगह पे यहाँ भी 1 to इनफाइनाइट कुछ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको अवमूल्यन पे जब भी वस्तु के अवमूल्यन पर पूछे, इसी फार्मूले में प्लस की जगह पे माइनस रख देना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। यानी कि कितना भी वर्ष पहले अगर वह वस्तु वह किसी मशीन को या किसी वस्तु को खरीदा है क्रय मूल्य पर, और एक समान दर से, इस बात को ध्यान देना है, एक समान दर से अगर उस वस्तु के मूल्य में लगातार कमी आ रही है, तो टी वर्ष बाद उसका जो मूल्य रह जाएगा वो इतने रुपए के बराबर रह जाएगा। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको इस पर एक ही क्वेश्चन पे मैंने आपको यहाँ पे अवमूल्यन वाला क्वेश्चन भी करा दिया और जनसंख्या वाला क्वेश्चन भी करा दिया। अब आते हैं हम अपने अगले टाइप 3 टाइप के क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिए तीसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या बनता है कि किसी स्थान की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की दर से वृद्धि होती है। यदि उस स्थान की वर्तमान समय की जनसंख्या 5,76,000 हो, तो ज्ञात कीजिए कि उस स्थान की 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन को घुमा दिया। उसमें दिया था कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी और पूछा था कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। इसमें क्या कर रहा है कि 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या को इसमें जो क्वेश्चन दिया है वह वर्तमान जनसंख्या को दे दिया है और उल्टा पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो बेसिक मेथड तो भाई वही यूज होना है, यानी कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या, फिर कॉन्सेप्ट वही यूज करो, 1 वर्ष पूर्व जनसंख्या, ओके, और वर्तमान। ये बेसिक मेथड है, ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान जनसंख्या, देखो दोस्तों बेसिक मेथड से कैसे करते हैं। मान लो कि 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या कितनी थी, x थी, जो भी लाख हजार करोड़ जो भी थी x थी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की दर से वृद्धि हो रही है। काम वही करना है, 20% की अगर वृद्धि हो रही है तो x का 120%, मैंने बता दिया कैसे, मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया 120%, मतलब x प्लस x का 20% जब लिखोगे तो x कॉमन हो जाएगा और ये 120/100 आएगा। ये आप रफ कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब देखो दोस्तों इसमें आता क्या है, ये 4 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, मीन्स आया कितना 6x/5, ओके। अब फिर क्या कह रहा है, देखो कि फिर से इसकी जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जा रही है, फिर अगले वर्ष इसकी जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जा रही है। तो 6x/5 प्लस 6x/5 का 20% यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 6x/5 फिर कॉमन होकर के 120% इसका निकालो। तो इसका जब 120% निकालोगे तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो गया, फिर इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5, तो आपको मिल गया 36x/25, 36x/25। और दोस्तों वर्तमान की जनसंख्या इन्होंने कितना दे रखा है, तो वर्तमान की जो जनसंख्या दे रखा है तो वर्तमान की जनसंख्या, तो ये वर्तमान की जनसंख्या को शो कर रहा है। तो वर्तमान की जनसंख्या यानी कि यह 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी, यह 1 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी और यह वर्तमान जनसंख्या x मानने पर ये आ रहा। लेकिन क्वेश्चन में वर्तमान जनसंख्या क्या दिया है, तो 5,76,000 जनसंख्या को इन्होंने दे रखा है। और इसी के लिए हम x के लिए इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो 36/25 x बराबर, अब इसको आप x के लिए सॉल्व कर लेंगे, 576,000 इंटू 25/36,
जो भी आपका आंसर आएगा वह आपका टी वर्ष पूर्व की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं, आप कैलकुलेट करेंगे जो भी आंसर आएगा इस क्वेश्चन को इसी मेथड से, यानी कि जो टाइप 2 है ना सेम उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। इसमें टी वर्ष पूर्व की जनसंख्या को यक्स मान करके यक्स में एक इक्वेशन बना लेना है और उसको वर्तमान जनसंख्या के बराबर कैलकुलेट कर लेना है, इक्विवेलेंट कर लेना है और यक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे तो आपको टी वर्ष पूर्व जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक मेथड से मैं बता दे रहा हूं आपको कैसे आप डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं। तो देखो इस फार्मूले को याद कर लो कि टी वर्ष पूर्व किसी स्थान की जो जनसंख्या का फार्मूला होता है, टी वर्ष पूर्व किसी स्थान की जनसंख्या का जो फार्मूला होता है वो कुछ ऐसे होता है a/1 + r/100 t, यानी a किसको शो कर रहा है, वर्तमान जनसंख्या को, t 2 वर्ष या 4 वर्ष से जो भी समय है उसको, r जो एक समान दर से जनसंख्या बढ़ रही है उसको शो कर रहा है। और आप इसमें रख करके यानी कि यहाँ पे 5,76,000 ए के जगह पे रख देंगे, आर की जगह पे 20 रख देंगे और टी की जगह पे 2 रख देंगे। जो भी आपका आंसर आएगा वह आपको बताएगा कि टी वर्ष पूर्व किसी स्थान की जनसंख्या कितनी थी। तो मेरे पास टाइम नहीं इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको टाइप्स बस मेथड समझना है, आपको मेथड अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको डायरेक्ट फार्मूला मैंने बता दिया, टी वर्ष पूर्व किसी स्थान की जो जनसंख्या होगी वो a/1 + r/100 t हो जाएगी। लास्ट टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों हम लास्ट टाइप के आज क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 2 टाइप के ये, 2 टाइप के ये और 8 यानी 12 टाइप के मैंने क्वेश्चंस को आपको कवर करा दिया। अब दोस्तों जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, देखिए इसमें तो इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन दिख रहा था कि आपको मैंने अभी इस बात में बार बार जोर दे रहा हूं कि 20% की दर से एक समान वृद्धि हो रही है, मतलब कि हर एक वर्ष एक समान दर से वृद्धि हो रही है। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है इसमें जो वृद्धि दर है वो एक समान नहीं है। तो डायग्राम वही बनाएंगे, बेसिक मेथड बता रहा हूं, बेसिक मेथड से डायग्राम वही रहेगा। 2 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व और वर्तमान। करेंगे क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे आपने पिछला 2 क्वेश्चन किया उसी पैटर्न पे मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। 2 वर्ष पूर्व, देखो क्वेश्चन में किसी स्थान की 3 वर्ष पूर्व कह दिया, तो यहां पे कर लीजिए आप, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। 3 वर्ष पूर्व कह दिया, ठीक है 3 वर्ष पूर्व कह दिया। किसी स्थान की 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 80,000 थी। भाई यहाँ की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व 80,000 थी। पहले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि हुई, अच्छी बात है। तो पहले साल जो वृद्धि हो रही है 25% की हो रही है। तो ये बताओ कि इसका 25% जब इंक्रीज करेगा तो 80,000 का 125% निकाल लो। अब यहां पे क्या हो जाएगा 125, चलो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करता हूं। 5 अट्ठे 40, ये पहले 2 जीरो लिख लो, 2 जीरो लिख लिया। 5 अट्ठे 40, 8 पचे 40, 8 दूनी 16 4 20 और 8 कम में 8 2 10, इकाई दहाई से हजार 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख उस स्थान की जनसंख्या 25% बढ़ने के बाद हो गई। तो 2 वर्ष पूर्व हमने क्या निकाल लिया, ये निकल गया आपका 2 वर्ष पूर्व उस स्थान की जनसंख्या क्या हो गई। अब अगले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि दूसरे वर्ष इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। फिर भाई इसमें 20% की इसकी जनसंख्या में वृद्धि हो जा रही है। ये बताइए कि जब इसकी जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई तो 1 लाख जनसंख्या का 20% बढ़ गया। तो सिंपल सा सोचिए, अगर 1 लाख का 20% निकाला जाए एक्स्ट्रा तो 1 लाख का 20,000 है, यानी कि अब जो जनसंख्या हो जाएगी वो 1,20,000
हो जाएगी, आप कैलकुलेट करेंगे तो। अब यानी कि यह मिल गया आपको 1 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 1,20,000 हो गई। अब वर्तमान जनसंख्या निकालने के लिए कह रहा है कि अब जो है तीसरे वर्ष महामारी फैल जाती है, यानी पहले वर्ष 25% बढ़ा, तब जनसंख्या 1 लाख हो गया 80,000 से। फिर अगले उसके वर्ष 20% की जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई, तो अब जनसंख्या 1 लाख से 1,20,000 हो गया। लेकिन तीसरे वर्ष एक महामारी आ गई, जैसे इस समय एक महामारी चल रही है कोरोना वायरस, वैसे ही कोई महामारी आई होगी, तो यहाँ पर जो है एक महामारी के कारण क्या होता है कि उसकी जो जनसंख्या है वो 10% गिरने लगती है। 10% गिरने का मतलब क्या हुआ कि 1,20,000 का 10% माइनस कर दो तो 90%, तो हो गया, ये कट गया 12 9, ये 1 2 3 0 तो पहले लिख लो, सॉरी 1 2 3 0 लिख लिया यहाँ पे आपने, और 12 9 108, यानी कि अब इसकी जनसंख्या हो गई 1,08,000। तो इस तरह से आपको बेसिक मेथड में जैसे जैसे कहें तो आपको 80,000 में 25% जब वृद्धि हुआ तो जनसंख्या 1 लाख हो गई, यानी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या उसकी इतनी हो गई। फिर 1 लाख में 20% की वृद्धि हुई तो आपका 1 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी हो गई, 1,20,000 हो गई। फिर 10% उसकी जनसंख्या महामारी के कारण कम हो गई, तो वही वर्तमान जनसंख्या हमसे पूछ रहा है, तो वर्तमान जो जनसंख्या हो गई वो 1,08,000 उसकी जनसंख्या हो गई। अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कि फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपको मैं बता दे रहा हूं कि टी वर्ष बाद, यहाँ पे टी वर्ष बाद जनसंख्या निकालने का सबसे इजी फार्मूला बताया जाता है। देखो यहाँ पर 100 प्लस एक्स आर इंटू 100 प्लस एक्स, 100 इंटू 100 प्लस वाई इंटू 100 माइनस जेड, इसी को निकाल दो। कैसे इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या, तो ये जो यक्स आर दिखा रहा है ना वो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या को यह शो कर रहा है। आप करोगे क्या कि यहाँ पर आर के जगह पे 80,000 रख दोगे तो ये टी वर्ष बाद जनसंख्या को बता दिया, ठीक है, सॉरी 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या, तो ये आर जो है वो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या को शो कर रहा है। तो 80,000, और आप करेंगे क्या, पहले वर्ष क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 25 जोड़ दो तो 125 बटे 100। फिर अगले वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है, 120 बटे 100 इंटू अगले वर्ष 10% महामारी के कारण कमी आ जा रही है जनसंख्या में, तो 100 माइनस 10 90 अपॉन 100। दोस्तों इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको जो मैं ऊपर आंसर लाया हूं 1,60,000, वही आंसर आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट अगर फार्मूला याद कर लेते हैं तो एक्स वाई जेड और आर के जगह पे जो भी क्वेश्चंस में वैल्यू दी रही गई होंगी आप उसको पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों मैंने आज आपको इस लेक्चर में लगभग 14 टाइप के क्वेश्चंस को मैंने कवर करा दिया है और 52 टाइप के क्वेश्चंस को मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर करा दिया है। इस तरह से मैंने आपको लगभग 66 टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है। मेरा बस एक लेक्चर और आने वाला है परसेंटेज पे जो कि इलेक्शन से रिलेटेड होगा, और दोस्तों वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीजीएल टियर 2 लेवल तक का क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों अगला वीडियो हमारा देखना मत भूलिएगा क्योंकि वो परसेंटेज का लास्ट लेक्चर रहेगा और मैं परसेंटेज का जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में क्लोज करूंगा।